नमस्कार दोस्तों, सेंचुरी आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोग आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा 2023 के बारे में परिचर्चा करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस महत्वपूर्ण परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की एक बेहतरीन रणनीति क्या हो सकती है, कैसे हम लोग इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो आप सभी लोगों का बहुत प्रिय क्वेश्चन होता है, एक जागरूकता होती है कि इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है, संपन्न हुई है, उसमें कट ऑफ कितना जा सकता है। और इसके अलावा हम लोग यह भी परिचर्चा करेंगे कि हमारा संस्थान आप लोगों के लिए क्या कर सकता है ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्रमवार तरीके से हर बिंदुओं पर परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2023 जो संपन्न हुआ है, इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो बच्चों, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है मैं उससे आपको बताऊं तो जो संभावित कट ऑफ है जिन भी बच्चों का, जिन भी परीक्षार्थियों का 130 130 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, 130 या 130 से ऊपर बन रहे हैं, तो वह एकदम सुनिश्चित कर लें, यानी कि उनका होना एकदम निश्चित है। जिन भी बच्चों का 130 प्लस बन रहा है, उनका एग्जाम में, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, 130 प्लस क्वेश्चन पे, मतलब 130 प्लस का मतलब हो गया 130, 131, 132, तो यह 99.99 कंफर्म है कि इनका होगा ही होगा, इनको मेंस देना है आरओ का। जिन भी बच्चों का 125 प्लस है, ठीक, ये भी तैयारी करते रहें, इनकी भी संभावना है होने की। अर्थात यहां से आपको पता चल गया कि मेरिट जो है आपकी 125 से लेकर 130 के बीच में ही रहने वाली है। इसी के बीच में मेरिट रहेगी। जो भी अभी गलत क्वेश्चन वगैरह हैं उनको हटा, मतलब जो भी संशोधित आंसर की आएगी, उसके बाद जो मार्क्स आएंगे 125 से 130 के बीच में ही सबसे संभावित मेरिट होने की संभावना है, और वो भी 130 के नजदीक वाले एरिया में। ठीक है, मतलब कोई कहे कि नहीं 120, 122, 123 जाएगी, तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा। 125 से 130 के बीच में आपकी मेरिट रहने वाली है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यह आपकी संभावित कट ऑफ, और यह कट ऑफ ना तो मेरे पास कोई डेटा है कि मेरे विद्यार्थियों को डेटा है उसके आधार पर बता रहा हूं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं। जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, उस आधार पर बता रहा हूं कि संभावित कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। प्रश्नों का नेचर, नंबर ऑफ वैकेंसी, इन सब के आधार पर ये आपका जो है कट ऑफ रहने वाली है। अच्छा, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जिन भी बच्चों का 125 है, मान लीजिए सपोज करिए 126 है, अब उसको डाउट हो रहा है, संशय हो रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं क्या करूं, कैसे पढ़ूं, मन नहीं लग रहा है, तो उनके लिए सबसे बेहतर यह होगा कि अक्टूबर में आपका जो है यूपीपीसीएस प्री होने वाला है, उसमें ऑब्जेक्टिव आएगा। जो समीक्षा अधिकारी है उसमें भी एक पेपर ऑब्जेक्टिव है। तो आप जो है इस समय ऑब्जेक्टिव वाला जो जीएस का पोर्शन है, उस पोर्शन को बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए। तब तक आपका रिजल्ट भी आरओ वाला आ जाएगा। यदि हो जाता है तो आपकी तैयारी कंटिन्यू बनी रहेगी, नहीं होता है तो आप पीसीएस प्री की तैयारी करते रहेंगे। तो जो भी डाउट में है कि होगा कि नहीं होगा, उनके लिए बेहतर है कि वो जीएस ऑब्जेक्टिव अभी से पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो कुल मिला के पढ़ना ही विकल्प है। ठीक है, चाहे आप संभावित में हो चाहे न हो, लेकिन मेरिट इतनी ही रहेगी। ठीक, क्लियर बात है ये। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जिनको भी जो सीरियसली इस बार मेंस दे रहे हैं आरओ एआरओ का, तो उनको यह पता होना चाहिए
कि इस परीक्षा में मेंस में आपके 3 पेपर होंगे कुल। ठीक, आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा में कुल 3 पेपर होंगे। पेपर 1, ठीक, पेपर 1 है आपका। पेपर 1 में सामान्य अध्ययन होगा, जनरल स्टडी होगी, जो कुल जो है आपके 120 क्वेश्चन होंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और आपका 2 घंटे का पेपर होगा। यह बात आप लोग क्लियर कट जानते ही होंगे। तो यह जनरल स्टडी का पेपर है। इसी वाले पोर्शन को मैं कह रहा था कि जिनको डाउट है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो ये भैया जीएस आप तैयार करिए, होगा तो हो जाएगा तो ये इसमें काम करेगा, नहीं होगा तो पीसीएस प्री में काम करेगा ही करेगा। तो चाहे कहीं भी आप एग्जिस्ट करते हो, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो जनरल स्टडी का है, सिलेबस आपका इसका लगभग सेम है, वही जो आप पढ़ते आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, तो यही इसमें है। दूसरा आपका पेपर 2 है। पेपर 2 जो है आपका सामान्य हिंदी और ड्राफ्टिंग, ठीक, सामान्य हिंदी है और पत्र लेखन और यह सब जो है पोर्शन उसमें आ जाता है। तो पेपर 2 है, यह जो है आपका है, इसमें देख लीजिए पेपर 2 में जो है 2 भाग होते हैं। जो मेंस का पेपर होता है, इसमें पेपर 2 में 2 भाग होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक, पार्ट ए में जो है आपका लिखित पेपर होता है, लिखित पेपर होता है। दूसरा पार्ट बी जो है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ये दोनों पेपर आपको एक ही सीटिंग में करना होता है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव हिंदी होती है, सामान्य हिंदी, जिसमें विलोम शब्द, विलोम शब्द हो गए, अनेक शब्द के एक शब्द हो गए, इस तरह के हो गए। यह जो पेपर होता है पार्ट ए का, यह आपका 2.5 घंटे का होता है, 2 घंटा 30 मिनट का, और यह ऑब्जेक्टिव पेपर जो है 30 मिनट का हो जाता है। जब आप जो है यह लिखित वाला पार्ट पेपर जो है जब कर लेते हैं, 2.5 घंटा हो जाता है, उसके तुरंत बाद आपको जो है उसी समय आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दे दिया जाता है। ये वाली कॉपी आपसे कलेक्ट कर ली जाती है और आपको एक सीट दी जाती है 30 क्वेश्चन की, जो कि 60 नंबर का होता है। आधे घंटे में आपको करना होता है, ऑब्जेक्टिव हिंदी होती है। तो यह होता है, यह वाला जो पार्ट ए होता है, यह आपका 100 मार्क्स का होता है और यह आपका जो है 60 मार्क्स का होता है। ठीक, तो ये कुल मिला के यहाँ पर ये प्लस 30 मिनट और कर लीजिए, तो कुल मिला के यह आपका 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें से 2.5 घंटे में, अब ये 3 घंटे का होता है तो ये नहीं होता कि आप ये 2 घंटा 45 मिनट इसको कर लेंगे, ये आपको 2.5 घंटे में ही कॉपी आपसे ले ली जाएगी और अगले आधे घंटे के लिए ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट आपको दे दी जाएगी, जिसके लिए पेपर मतलब जानते ही जैसे आता है। तो यह जो है 30 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो कुल मिला के पेपर 2 जो है 160 नंबर का होता है, एक साथ होगा पेपर, ये इसीलिए ये आपको इस तरह से बताया हूं। पेपर 3 आपका जो है हिंदी एस्से का होता है। यह ध्यान रखना है आपको कि यहां पर एस्से जो है हिंदी में ही लिखना है। यह आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है इसको ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिख के आ सकते हैं, स्पष्ट लिखा होता है हिंदी एस्से या हिंदी निबंध। तो यह जो है आपका 120 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है और आपको इसमें 3 निबंध लिखने होते हैं, 3 एस्से आपको जो है लिखने होते हैं। 40-40 नंबर के 3 एस्से होते हैं जिसको आपको करना होता है। तो यह आपका मोटा मोटा पैटर्न है एग्जाम का। इस एग्जाम के बारे में यह आप ध्यान रखिए कि बहुत इस एग्जाम में सफल होना जितना आसान है उतना ही कठिन है। अब पूछोगे आसान कैसे है और कठिन कैसे है? तो आसान इसलिए है कि इसमें सब कुछ डिफाइंड है, सिलेबस डिफाइंड है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग वाला एकदम डिफाइंड है कि आपको ये सरकारी पत्र, सरकारी प्रतिवेदन है ना, ये सब जो है करना है। तो चीजें पेपर 3 में इससे हैं, तो बहुत कम सिलेबस है, चीजें हैं वेल डिफाइंड है, एकदम फिक्स क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को करना होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आसान है। कठिन इसलिए है कि जिसने इन चीजों को एज इट इज मतलब जो लिखा है उसको तैयार कर लिया, सरकारी पत्र क्या होता है, सरकारी पत्र क्या होता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी जो वर्ड मीनिंग आती है उनको कर लिया, कंप्यूटर की शब्दावली कर लिया, जो भी कंप्यूटर के बारे में प्रश्न पूछता है तो वह बच्चा जो है तो कर लेगा आसानी से। लेकिन जो
उसको नहीं कर पाएगा आसानी से, तो उनके लिए लगेगा तो कि आसान है, मतलब सफल हो जाऊंगा मैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा। वो बच्चे सफल हो जाएंगे जो एकदम सीधे सीधे उठा के चीजों को रट रूट के ले जाके जाके छाप दिए। ठीक है, तो यह एक इसकी मतलब एग्जाम की कठिनाई और सरलता दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती है। तो यह आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पेपर के बारे में हुआ, क्या क्या होता है इसमें थोड़ा सा। अब इसके जो है हमारी अब सफलता की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस एग्जाम में हमें सफल होना है तो हम क्या करें कि इस एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर लें। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए जनरल स्टडी जो पेपर 1 है वह जो है आपका 120 मार्क्स का है। 120 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और निगेटिव मार्किंग के साथ होंगे। इसमें आपका वही जो आपने प्री में पढ़ा है, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आपका इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, यही सब चीजें इसमें जो है आपकी मेंस में भी रहेंगी। बस आपका मेंस ठीक है, ये चीजें रहेंगी। इसके लिए जो जीएस वाला पोर्शन है, जैसा कि इस बार प्री में पेपर आया था, एकदम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के पूछ लिए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे। जिन लोगों के फैक्ट जिनका फैक्ट पर कमांड है उन लोगों ने बेहतर किया। और ऐसा भी नहीं है कि पेपर देखने में आसान लग रहा था, लेकिन उसमें गलतियां करने की भी संभावनाएं बहुत सारी थी। तो कुल मिला के जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो प्री में पेपर जैसा आया था जरूरी नहीं है कि मेंस में भी वैसा आए। ठीक है, तो आपको जो पढ़ने का तरीका है उसको मैं बताने का जो मैं प्रयास कर रहा हूं, यह समझ लीजिए कि आपको जो है ना, सबका निचोड़ ये है कि जनरल स्टडी तैयार करना है तो आप जो घटना चक्र है, घटना चक्र की जो पीवाईक्यू आती हैं उनको जितना अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। ठीक, उसमें से चाहे वो पीवाईक्यू एज इट इज पूछेगा तो भी आप कर लेंगे, और यदि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप कर लेंगे। उससे बाहर कुछ नहीं आता है। सार ये है कि आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो घटना चक्र का जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। वही जो है जनरल स्टडी का सार है, वहीं से आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, उसका हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, जितनी भी उसकी बुकलेट आती हैं सब ले लीजिए और एक तरफ से उनके क्वेश्चन पीवाईक्यू कर लीजिए। उससे बेहतर जो है कोई कलेक्शन नहीं है और उससे बेहतर आप कोई मतलब जनरल स्टडी की तैयारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जनरल स्टडी की हो गई। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो लोग मेंस देने जा रहे हैं तो उनका बेसिक्स क्लियर है, उन्होंने कभी ना कभी एनसीईआरटी पढ़ी है और भी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हुई हैं, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है ना, तो उनको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप घटना चक्र पढ़ लीजिए, उतने से हो जाएगा। तो यह बात हो गई। साइंस में एक बार आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको पिछले 6 महीने का और अधिक से अधिक साल भर का आप कर सकते हैं। जो लोग मंथली मैगजीन करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम से पहले आपका घटना चक्र, घटनासार, ये सब इस तरह की जो है संकलन आता है, वार्षिक संकलन, अर्धवार्षिक संकलन, उनसे आप सहायता ले सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का आपका हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज होती है, देखिए मेंस में 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव? 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब 120 नंबर जो मार्क्स हैं, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। अब इस 120 में यदि आप जो है 90, देखिए टारगेट आपका क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। 120 में 90 तो थोड़ा सा कठिन है, निगेटिव मार्किंग है। तो यदि आप सपोज करिए 80 से लेके 190, 80 से लेके 90 के बीच में आप सही करते हैं, ठीक, इसके बीच में आपका इससे ज्यादा सही करना थोड़ा सा कठिन है, इससे ज्यादा स्कोर करना कठिन है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि 80 से 90 के बीच में हमारे ऑब्जेक्टिव में मार्क्स आने चाहिए। अब 120 में 90 नंबर लाना बहुत अच्छी तैयारी है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। हर छोटे छोटे क्रक्स आपको देखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन आपका क्लियर होना चाहिए। तो टारगेट इसमें 120 में जो है आपका
80 से 90 के बीच में, यानी आप जितना इसमें बना ले जा पाए तो इसको करना है। इसके लिए आपको क्या है, जहां कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ईमानदारी से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जहां घटना चक्र से हो पा रहा है तो ठीक है वहां से करिए, नहीं हो पा रहा है स्टैंडर्ड बुक देखिए, और उससे भी नहीं हो पा रहा तुरंत गूगल में डालिए, सर्च करिए और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अपने आप से ईमानदारी बरतते हुए चलिए तो शायद आप यहाँ पर 90 प्लस क्वेश्चन जो है आप सही कर पाएंगे। 90 ले आए तो आपका सिलेक्शन एकदम श्योर है, पक्का है एकदम। तो ये 90 यहां लाने का मतलब ये है कि यहां 90 ले आए, जब यहां आप 90 लाने की हैसियत रखते हैं तो आप हिंदी भी बेहतर करेंगे, इससे भी बेहतर करेंगे, ये हिडन है। ठीक है, एक एवरेज वहां करते हैं और यहाँ 90 ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो यहाँ टारगेट आपका 90 रखना है, और यदि जीएस में 90 लाना है तो आपको क्या करना होगा, पीवाईक्यू सॉल्व करना होगा, टेस्ट पेपर जहां से भी जिसका भी मिले उसको सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए क्या है, कितना हिस्ट्री में कितना वेरिएशन, कितने अलग क्वेश्चन बना देंगे। पीवाईक्यू आपने सॉल्व कर लिया है ना, ज्योग्राफी में पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया तो नया क्वेश्चन कितना दशकों से पेपर हो रहे हैं, है ना। तो जितने कॉन्सेप्ट हैं, लगभग जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सब तो आ चुके हैं, तो वही घुमा फिरा के इधर उधर करके पूछा जाएगा आपसे। तो यह आप काम कर लीजिए, ठीक है, ये काम कर लीजिए तो इससे आप जो है अच्छा कर पाएंगे। प्रैक्टिस जरूर करिए, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए, किसी कोचिंग का आपको पेपर मिल जाता है उसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहना है आपको। ठीक है, जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आप जो है बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा पेपर जो है आपका सामान्य हिंदी और प्रारूपण या ड्राफ्टिंग, यह वाला पेपर है, जिसमें जो है आपका यह पेपर जो है कुल 160 नंबर का है, जिसमें से कि यह वाला जो पोर्शन है यह जो है सामान्य पेपर में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में यह वाला पोर्शन है जो 100 नंबर का है लिखने वाला, और पार्ट बी में जो है आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव हिंदी आती है। ठीक, यानी उसका भाग ए जो है आपका यह 100 नंबर का है। ठीक है, इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। इसमें क्या है आपका कन्वेंशनल सार लेखन, शीर्षक, व्याख्या पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा आपका इसमें सरकारी अर्ध सरकारी पत्र, ज्ञापन, परिपत्र, प्रतिवेदन यह होता है। अब यह वाला पोर्शन आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, लिखकर जो प्रारूप होता है, उदाहरण होता है, परिभाषा होती है, पत्रों की जो विशेषताएं होती हैं, है ना, तो इन सबको आपको करना है। ठीक, दूसरा आपका प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली है, हिंदी टू अंग्रेजी, अंग्रेजी टू हिंदी, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, 10-10 नंबर के होते हैं। 5 इंग्लिश की शब्दावली होंगी उसको हिंदी में लिखना होगा, 5 हिंदी की शब्दावली होंगी उनको इंग्लिश में लिखना होगा। तो ये जो है परिभाषिक शब्दावली होती है। तो ये हो गया। इसके अलावा 10 नंबर का क्वेश्चन आपका जो है कंप्यूटर का आता है, और 10 ही नंबर के 5 जो है आपके मुहावरे लिखने के लिए आते हैं। यह आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। अब यह पोर्शन जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें भी मार्क्स आप मतलब फेच कर सकते हैं। क्यों? फिक्स है, ये 4-5 आपके जो लेटर, प्रतिवेदन, ये सब जो है लिखा है ना, टिप्पण हो गया, इस तरह से कई सारे चीजें हैं, उनको देख लीजिए आप, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देख लीजिए, वो सब कुछ दिया, उसको जो है रोज एक लेटर की जो भी ये लिखे हैं 1-2 की रोज प्रैक्टिस करिए। इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि दिमाग में छप जाए, कुछ भी आए एकदम खट 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 बना के वहां पर चले आइए। तो इनका प्रारूप वगैरह तो यहां से आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, करके जो है नंबर आपने बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से शब्दावली प्रशासनिक शब्दावली है, ये सामान्य वर्ड नहीं है बल्कि प्रशासनिक वर्ड है, वाणिज्यिक वर्ड है। तो वो इन स्पेसिफिक वर्ड को किसी भी बुक में, घटना चक्र वगैरह में या आदित्य पब्लिकेशन में जो आरओ के लिए पोर्शन निकालेगा वहां पर दिया होगा। तो इन पोर्शंस में आप जो है, जैसे कंप्यूटर शब्दावली है, तो कहने का मतलब ये है कि इस 100 नंबर में आप जो है कम से कम जो है 70 नंबर तक ला सकते हैं, 70-75 यहां तक ला सकते हैं। इतनी ऑब्जेक्टिव है, इसका नाम सब्जेक्टिव लिखना है, लेकिन आप इसमें जो है 70 मार्क्स तक भी जो है ला सकते हैं। 70-75 कितना आप ला सकते हैं ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा। आप कितनी प्रैक्टिस किए हैं, कितना अभ्यास किए हैं, कितना चीजों को रटे हुए हैं, है ना।
तो उस पर निर्भर करेगा कि आप इसमें 70 में 70 नंबर ला सकते हैं, मतलब 100 में 70, 75, आने को 50 भी आ सकते हैं, 45 भी आ सकते हैं, 55 भी आ सकते हैं, 65 भी आ सकते हैं। अब यह निर्भर करेगा कि इसमें आप कितनी प्रैक्टिस की है सब्जेक्टिव, लेकिन इसका नेचर मार्क्स जो आपको मिलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरह मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा ये भाग 2 है, 60 नंबर का है, 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें, निगेटिव मार्किंग होगी, ऑब्जेक्टिव है तो 30 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसमें वही विलोम, ये मुहावरे लोकोक्तियां नहीं होता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है, तो विलोम हो गया, अनेक शब्द के एक शब्द हो गए, तो इस पोर्शन को जो है आप 30 में से कितना अधिक से अधिक आप सही कर सकते हैं, यह आपके फिर से अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। कितनी स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़े हैं, जैसे आप जो है पृथ्वीनाथ पांडे से सहायता ले सकते हैं, आप जो है जो वासुदेव नंदन है बुक है हिंदी की, जानते होंगे, स्लेटी कलर की है, उस बुक की सहायता ले सकते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड बुक की भी आपको सहायता लेनी पड़ेगी यदि आप इस जो ऑब्जेक्टिव, हिंदी का ऑब्जेक्टिव वाला 60 नंबर है, इसमें अधिक से अधिक लाना चाहते हैं नंबर। तो उसमें आप कितना नंबर ला सकते हैं 60 में, आप मतलब कि 30 क्वेश्चन में आप 30 के 30 भी कोई सही कर सकता है, जो कि संभव नहीं है, एक आध क्वेश्चन गलत होते हैं, आंसर आयोग देता है। फिर भी इसमें आप टारगेट जो है रखिए कि कम से कम जो है आपके 27 क्वेश्चन, तो 27-28 क्वेश्चन आप सही करने का टारगेट रखिए। अंत में तो जो आएगा वो आएगा ही, मान लीजिए, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अपना टारगेट 27-28 क्वेश्चन आपको सही करना ही करना है, तो यह टारगेट इसमें रखिए। तो इस तरह से आप जो है बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, और इसके लिए भी वही हो जाता है, अभ्यास करिए, रोज अभ्यास करिए। ठीक है, क्या हो सकता है अभ्यास, एक पत्र रोज लिखिए, एक प्रतिवेदन लिखिए, सार लेखन करिए, 20 से 25 शब्दावली रोज याद करिए। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी अपने तरीके से रणनीति बना सकते हैं। पेपर 3 आपका जो है एस्से है, हिंदी निबंध। इसमें जो है आपके 3 खंड होंगे, एक 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 एस्से जो है आपका साहित्य, संस्कृति और समाज से संबंधित होगा, एक खंड में आपका विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था संबंधित होगा, तीसरा आपका जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना एवं योजनाएं, आपदा, इनसे संबंधित होगा। अब निबंध में भी जो है आपके ये 40-40 नंबर के 3 निबंध होंगे, 120 नंबर का आपका निबंध हो गया। यहां भी आप जो है प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, इसमें भी आप मार्क्स अपने अच्छे ला सकते हैं। इसके लिए ये है कि अभी समय है कि अपना जो रॉ मटेरियल है इन निबंधों संबंधित, वो आप जो है छांट लीजिए। हर सेगमेंट से प्रयास करिए कि 2-4 निबंध अपने हाथों से लिखकर तैयार कर लीजिए। हर निबंध में प्रयास करिए कि 1-2 श्लोक हो, कविता हो, अच्छे लेखक की कविता हो, कुछ स्टेटमेंट हो, कथन हो बढ़िया, तो उन सब कोटेशन वगैरह जो है आप तैयार कर लीजिए, हर निबंध में डालने का प्रयास करिए। अपने निबंध को जितना जीवंत बना पाए उसको बनाने का प्रयास करिए, तो यहाँ भी मार्क्स अच्छे लाए जा सकते हैं। और इसका भी सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस, अभ्यास ही है, बिना अभ्यास से कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक कहावत आप लोगों ने सुना ही होगा, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, तो वही वाली कहावत बात है कि जितना अभ्यास करेंगे उतना ही होगा। ये निबंध के बारे में आप लोग जानते हैं। तो ओवरऑल जो है, अब एक कॉमन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, कॉमन स्ट्रेटजी की सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि कैसे आपको पढ़ना है, कि जनरल स्टडी का पोर्शन सुबह पढ़ना है, कि शाम को पढ़ना है, कि दोपहर को पढ़ना है, एस्से को कैसे तैयार करना है। तो जैसी भी आपके लिए सुटेबल हो, कितने घंटे पढ़ते हैं आप, इन सब को मिला जुला के, जैसे कुछ लोग वर्किंग होंगे, कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, उसके बाद उनको पढ़ना है, कुछ लोग सुबह से शाम मतलब खाली हैं, मतलब तैयारी में है, बेरोजगार है, ठीक है, तो उनकी एक स्थिति होगी। तो अपने अपने हिसाब से सभी पोर्शन का, एस्से, करंट अफेयर, हिंदी, ड्राफ्टिंग, जीएस, इन सब का जो है एक शेड्यूल बना लीजिए, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए। अब दूसरी बात रही कि
सेंचुरी आईएएस आप लोगों के लिए क्या कर सकती है? सेंचुरी आईएएस आप लोगों के लिए क्या कर सकती है? तो यह मैं आप लोगों को प्री अनाउंस कर रहा हूं कि हम लोग जल्द ही जो है आरओ एआरओ मेंस का कंप्लीट सिलेबस, एक यह मानते हुए कि आप लोगों को पहले से बहुत कुछ पता है, मतलब जीएस में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें बताते हुए, तो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जीएस की आपको कराई जाएंगी, मैं कराऊंगा। इसके अलावा हिंदी का जो कन्वेंशनल पोर्शन है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, उसको भी हम लोग आप लोगों के लिए लाएंगे। इन सब के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वह है कि आप अभ्यास करें। तो अभ्यास के लिए जो है के लिए आरओ एआरओ मेंस के लिए आरओ एआरओ मेंस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज आपको लाई जाएगी। टेस्ट सीरीज जो है हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से जो कि जीएस पेपर 1 की भी होगी, कन्वेंशनल जो सब्जेक्टिव पेपर है उसकी भी होगी, एसए की भी होगी और हिंदी ऑब्जेक्टिव की, अर्थात एक कंप्लीट पैकेज आप लोगों को सेंचुरी आईएएस एकेडमी देने का कमिटमेंट करती है, यह रहेगा। इस बात की घोषणा बहुत शीघ्र आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की जो हम लोगों की परिचर्चा थी उसमें काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट आप लोगों को रह गया है, कुछ लगता है कि आपको जानकारी चाहिए, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और उसका रिस्पांस आप लोगों को दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।